नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हम एक ऐसी ख़ास पेशकश के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं जिस मसले को लेकर, जिस बातचीत को लेकर और जिस ख़ास वजह को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमें भी फ़ख्र से, गर्व से इसलिए भर देती है कि ये मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के अदब के इतिहास में, दुनिया के अदब के हिस्ट्री में एक ऐसे शायर, एक ऐसे अजीम शायर की शान में एक ऐसे जलसे की कहानी है। और जलसा तो एक ऐसे शहर में हुआ जो शहर भी अपने आप में मिसाल है, और शहर का नाम है इंदौर। और उसी इंदौर से बड़ी खूबसूरती से अपनी पहचान को जोड़ने वाले, उसी शहर की मिट्टी में, उसी शहर के सांचे में ढलने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के 50 साल जो अदब की दुनिया में पूरे हुए। तो एक ऐसा जलसा जिसको हमने सोचा कि क्या नाम दें, तो यही नाम जहन में आया कि जलसाए अजीम जश्न राहत। डॉक्टर राहत इंदौरी 50 साल बेमिसाल उनके अदब की दुनिया में रहे हैं। लेकिन ये 50 साल कैसे रहे हैं और इस शायर ने इस मकाम को हासिल करने में कितना गोला बारूद, कितनी ताकत, कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष, और उसके बाद विरोध की शायरी भी करते हुए यहाँ तक आना कोई आसान नहीं है। चलिए सीधे रुख करते हैं हम सब के अजीज़ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की तरफ, जो इंदौर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदाबर्ज डॉक्टर राहत इंदौरी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत आदाब। जी, बहुत बहुत खुश हैं हम शुक्रिया कि आपका। आज आपसे बातचीत करने का ये मौका मिल रहा है। पहला मैं सवाल बहुत शुक्रिया आपसे सर, बहुत जो जी पहला मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ वो सवाल यही है कि जब 50 साल की हम जर्नी की बात करते हैं, तो ये जर्नी तो हम देखते हैं कि एक मकबूल शायर किस तरह शिखर तक पहुंचा है, किस तरह वो चोटी तक पहुंचा है। लेकिन वो जो दर्द है दिल का, वो जो चीज़ें हैं जिनको आपने अपने दिल में रखा, और एक तरह से कि जिसको कहते हैं कि फैज़ ने शायद कहा है कि खूने जिगर में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, वो किसी ने नहीं देखा होता। तो ये जो उंगलियां थीं जो आप ही के जिगर के खून में डूबी, आपकी तकलीफ़ें आपकी ताकत बनी, इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। 50 साल पहले के राहत इंदौरी जो उर्दू में पढ़ाई करते हैं, फिर भोपाल से एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, और बड़े मकबूल प्रोफेसर होते हैं उर्दू के, लेकिन शायरी की दुनिया उन्हें शिक्षा जी की जी। दुनिया से थोड़ा अलग कर देती है। अपने उस सफ़र, अपनी उस तकलीफ़ों के बारे में कुछ हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें तो दिखती हैं, एक मकबूल शायर तो दिखता है, उस मकबूल शायर की तकलीफ़ें शायद नज़र नहीं आती हैं। मैं याद करना चाहूँगा इस मौके पे 50 साल पहले के डॉक्टर राहत इंदौरी को। जी मैं तकलीफ़ों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इन्हें कभी गौर से महसूस नहीं किया। क्या बात और है। शायद वो तकलीफ़ें जो 50 बरस पहले थीं, जी मुमकिन है कि वो आज भी मेरे आसपास हों, लेकिन मैं उन्हें बिना देखे हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुमकिन है कि मेरे पैरों में छाले हों, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ गौर नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने रास्ते को देखा और सफ़र को देखा और मंजिल को देखा। शायद यही सबब है जी कि मैं 50 साल का सफ़र मुकम्मल कर लिया मैंने। जी और इस पर मुझे कोई फ़ख्र या गुरूर या घमंड या कोई गलतफहमी नहीं है। जी मैं अभी और चलना चाहता हूँ। जी शायद मैंने जो लिखना चाहता था, या मेरी कलम से जो लिखने का एक एक उम्मीद है मुझे कि दो जी लाइन खुदा मुझसे ऐसी ज़रूर लिखवाएगा, शायद वो लिख नहीं पाया हूँ मैं अभी। जी तो 50 बरस पहले जो पहले दिन राहत इंदौरी था, मैं समझता हूँ कि 50 बरस बाद भी मैं पहले दिन वाला राहत इंदौरी ही आज भी हूँ। लेकिन मैं मैं कोशिश में हूँ कि जी एक कदम चल सकूँ इस समंदर पर। जी वाह वाह, मैं सोचता हूँ इससे खूबसूरत बात उन नौजवानों के लिए क्या जी होगी जो ये उम्मीद लेकर जी अपना संघर्ष, अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि ये मुश्किलों के जो पड़ाव हैं ये कभी तो जी जी ख़त्म होंगे, लेकिन आपने उनकी तरफ गौर न करने की सलाह दे डाली है। और कितनी दार्शनिक और फिलॉसफी के अंदाज में कहा है कि मुमकिन है वो मुश्किलें आज भी आपके साथ हों, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। क्या अंदाज़े बयां है सर, मुबारक हो आपको। अ, शुक्रिया आपका, बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी मैं याद करूंगा 70 के दशक को, डॉक्टर राहत इंदौरी, तो ये वो वक्त था जब
आज़ादी के बाद का जो हमारा सपना था कि हम एक ऐसे मुल्क होंगे जहां जी जी गैर बराबरी नहीं होगी, जहां भेदभाव नहीं होगा, जहां पर कोई फ़र्क नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, हर हाथ को काम होगा और सबको मकबूल तरीके से नौकरियां मिलेंगी। और वो सपना जब टूटने लगा तो हमने देखा कि कई सारी चीज़ें हुई। हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन जंजीर के साथ उभरे, 75 में इमरजेंसी आई और जयप्रकाश नारायण साहब उभरे, क्योंकि वो विरोध का एक समय बना था शायद, और बड़ी मकबूल आवाज़ें थी। तो आपकी शायरी में जो हम एक ताकत देखते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो हाँ जी आवाम के साथ है, आवाम की आवाज़ है। जी जी तो जी वो ताकत कहाँ से आई, कैसे आपके जहन में आया? क्या ये 70 के दशक का वही पस मंजर था जो आपकी शायरी में रिफ्लेक्ट हुआ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने मतलब जब सूझबूझ थोड़ी बहुत जवान हुई जी। और थोड़ी मेरी सोच ने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू की, तो मेरे जहन में, मेरी आंखों में, मेरी फिक्र में वो हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान को मैं इब्तदाई तालीम के ज़माने में किताबों में पढ़ता था या बुज़ुर्गों से सुनता था। जी। लेकिन मैं ये इसी उलझन में रहा कि मैं हिंदुस्तान के बारे में जो सुनता आता था कि एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, जी। एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में इतनी आबादियां, इतनी बस्तियां, इतने लोग, इतने धर्म, इतनी जातियां हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी कई कई ऐसी बातें कि जी। जो मैं सुनता आ रहा था और हिंदुस्तान की तस्वीर अपने जहन में बनाता जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें पहली बार मेरी खुली तो मैंने देखा कि ये तो ख्वाब था, ये कुछ और है। मैंने जो कुछ पढ़ा था शायद वो या तो गलत था, या जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया था हिंदुस्तान के बारे में वो गलत है। जी। तो मुझे पता नहीं, अपने आप लाशऊरी तौर पर वो लफ्ज़ मुझे झंझोड़ने लगे जी। और ऐसा लगा कि वो लफ्ज़ मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि हमें कागज़ पे आना चाहिए और तुम्हारी आवाज़ को दुनिया तक जाना चाहिए, हिंदुस्तान तक जाना चाहिए। और मैंने बग़ैर सोचे समझे जो लिखा वो आवाज़ बनी उन लोगों की जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान देखना चाहते थे, हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। जी। ये आज भी मेरी कोशिश है। और आगे मैं बढ़ूं जी तो इरशाद भाई। एक पेंटर आपके भीतर हमेशा रहा है और बड़ा खूबसूरत रहा है। जो लोग आपकी जी जी पेंटिंग जी को जानते हैं, और जो जलसा, अ, अद्भुत जलसा था जिसको पूरी अदब की दुनिया ने बहुत ठिठक कर देखा है, जो एक दिन पहले इंदौर में जी पूरा जी हुआ, तो वहाँ हमने सुना भी ये कि पेंटिंग में आपने बड़ी महारत हासिल की, लेकिन आपके भीतर का शायर और आपके भीतर का पेंटर दोनों हाँ आपस में शायद एक किस्म की लड़ाई चलती रही उनके भीतर। और आखिर में मैं ये तो नहीं जी जी कहूँगा कि जी शायर जीत गया, लेकिन शायर ये है कि शायर ने पेंटर से कहा कि जनाब आप खामोश रहें और ये शायर जो है ये आगे आएगा। तो ये पेंटिंग और शायरी की ये जो जद्दोजहद थी, इस पर एक छोटा कमेंट चाहूँगा आपका। शरद भाई, असल में मेरे नज़दीक पेंटिंग और शायरी जी। दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक वाह। कैनवास पर ब्रश लेकर अपना अपनी इजहार कर देना, अपनी अभिव्यक्ति कर देना, जी। और कलम और कागज़ लेकर कागज़ पे कुछ शेर उकेर देना। जी। मैं समझता हूँ कि दोनों में मीडियम के फ़र्क हैं, जी। बाकी बात एक ही है। और मेरे पेंटर और मेरे शायर की लड़ाई कभी नहीं हुई। मैं एक ज़माने तक शायरी जब शुरू जी। कर दी और एक आधा हिंदुस्तान मुझे जानने लगा, फिर पूरा हिंदुस्तान मुझे जानने लगा, फिर पूरी दुनिया मुझे जानने लगी, जब तक पेंटर मेरे साथ था और वो शायर के साथ बहुत खुश था। लेकिन ये हमेशा हुआ है कि विरासत के झगड़े बहुत होते हैं, तो वो दो लोगों में आपस में समझौता हुआ कि जी। भाई आप कुछ रुकिए, कुछ मुझे आगे बढ़ने दीजिए, कुछ मैं बढ़ जाऊं। तो मैं आज भी इश्क है मुझे पेंटिंग से। जी। अभी अब यही है कि किसी दोस्त को उसका तकाजा होता है तो मैं उसके घर के लिए कोशिश करके कुछ बना देता हूँ। किताबों का ख़ास तौर पर मैं अपने अजीज़ दोस्तों की किताबों के कवर बनाने की मुझे बहुत खुशी होती है। तो बड़े शायरों की काफ़ी किताबों के कवर भी मैंने बनाए हैं। और आज भी मुझे जब भी मौका मिलता है तो कलम को ज़रा सी फुर्सत दे देता हूँ और ब्रश को एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद करें। क्या बात है, क्या अंदाज़े बयां है। और यकीनी तौर पर जो पेंटर आपकी उंगलियों की जुम्बिशों पर मौजूद है, वो वाकई लाजवाब है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम
मुझे देखने का मौका मिला है, लेकिन मैं कोई इस इल्म का कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अपनी छोटी सी समझ से समझ पाया वो बेमिसाल काम लगा। इंदौर की तरफ आता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। मैं शुक्रिया आपका। इंदौर हुसैन साहब का इंदौर, जी विष्णु चिंचालकर का इंदौर, जी बाबा डिके का इंदौर, जी देवास से आने वाले कुमार गंधर्व का इंदौर, जी और हमारे अजीम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का इंदौर। इंदौर की इंदौरियत जो है यही इसकी ताकत है साहब। मतलब मैंने तो मुल्क में ऐसा कोई शहर मैं कहूँगा तो बाकी लोग नाराज़ होंगे, इसलिए इस अंदाजे बयां से मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि इंदौर बेमिसाल है। तो डॉक्टर राहत के साथ ये इंदौर उनके दिल के साथ कितना धड़कता है और क्या खास है इस इंदौर में? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले तो आपने जो, मैं मतलब अपने आप को बहुत बोना और छोटा समझ रहा हूँ इतने बड़े नामों के सामने, इसलिए कि हुसैन या चंचालकर साहब या कुमार गंधर्व या लता जी जी या और दूसरे नाम जी जो हाँ। शहर की शनाख्त और पहचान और हवाला हैं, उनमें मेरा शुमार शायद अभी नहीं होता है। खुदा करके हो। मैंने इंदौर से मोहब्बत की है, इंदौर से इश्क किया है, और इंदौरी अपनी पेशानी पर लिखकर सारी दुनिया का सफ़र कर रहा हूँ। इसलिए कि इंदौर ने इतनी मोहब्बतें मुझे दी, इतनी पहचान मुझे दी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी उम्र आखिरी सांस तक भी चाहूँ तो इंदौर वालों का, इंदौर के दोस्तों का कर्ज मुझसे शायद अदा ना होगा। मैं इसलिए कोशिश में रहता हूँ कि जहाँ राहत जाए उस राहत से एक कदम आगे इंदौरी चला जाए। तो मैं यही वाह कोशिश करता वाह हूँ कि वाह। मैं जी अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, अपने शहर को, अपने शहर वालों को भी, चाहे यादों में ही, चाहे आंखों में ही, चाहे सोच में या ख्यालों में ही, मैं अपने साथ सफ़र करवाना चाहता हूँ। और ये पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंदौरियत जो है जी या इंदौरीपन जो है हाँ वो मुझसे फासला ना बनाए। जी मैं बम्बई में कोई 20-22 बरस तक काम करता रहा, जी लेकिन इंदौर से इतना इश्क था कि रिकॉर्डिंग चलती रहती थी किसी फिल्म की, और मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से कहता था कि मैं साहब सिगरेट पीकर आ रहा हूँ नीचे से, और मैं अपने घर आ जाता इंदौर, और इंदौर से जाके फ़ोन करता कि यार मैं इंदौर आना पड़ा है मुझे। ये इश्क रहा है और ये इश्क है, और जी खुदा करे कि ये इश्क कायम रहे, जी। इसलिए कि इंदौर वालों का जवाब ही मोहब्बत है। वाह उनकी मोहब्बत का जवाब ये है कि मैं भी उनसे उतनी ही टूट कर मोहब्बत करूं जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है। क्या बात है साहब, क्या बात है। और इस बात पर मुझे वो शेर मैं इंदौर की नज़र कर रहा हूँ, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, इंदौर का हाँ पैगाम है जी जी मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और डॉक्टर राहत इंदौरी की मोहब्बत का अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि जनाब सिगरेट पीने के लिए उतरते थे, मुंबई की रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होना है, और आप निकल पड़े इंदौर के लिए। ये इंदौरियत है साहब, ये डॉक्टर राहत इंदौरी हैं। किसी की यकीनन परवाह नहीं। यकीनन। जो शायर पूरी दुनिया को ठेंगे पे रखता है और बड़े फक्र से ये बात कहता है, लेकिन बात ऐसी कहता है कि बात आपकी और हमारी है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। फिल्म इंडस्ट्री में आप काफ़ी मकबूल आपने गाने लिखे, और मुझे लगता है आपकी ये इंदौरियत थी कि आपने जी कभी जी उसको व्यावसायिक स्तर पर आप उसको नहीं ले गए। नहीं तो मुंबई में आप चाहते तो जी जी महल जी और तख्ते ताउस ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं थे, लेकिन ये आपकी फ़कीरी और कबीरी है आपके व्यक्तित्व की, जिसने आपको मुंबई की उस चमक दमक में भी कभी उससे अलग नहीं होने दिया अपने इंदौर से और अपने भीतर की। किस तरह का वो अनुभव था आपका? याद वो आने लगे ज़रा ज़रा, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, एक से एक गाने, मोहब्बत के गाने, व्यवस्था से जुड़े गाने। किस तरह का अनुभव मुंबई का रहा, और क्या आगे कभी आपने सोचा है? क्योंकि जी 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 हिंदी सिनेमा का तजर्बा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, जी और शायद उसका सबब ये रहा कि जो काम मुझे आता था जी वो काम उन्हें नहीं भाता था, और शायद वो उसे उनके काम का भी नहीं होता था जो मेरा काम था। वो चाहते थे कि इसे इसे सलाम भी याद हो, जी लेकिन मुझे सलाम याद नहीं था, मुझे सिर्फ कलाम याद था। और मैं उनको सलाम नहीं कर पाया कि सवेरे उठ के ही उन्हें आदाब करूं, जी सलाम करूं, खैरियत पूछूं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैं नहीं कर पाया। और मैं अपना जो लिखना चाहता था वो मुझसे वो लिखवाना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे
कि हम जिस प्रोजेक्ट में आपको शरीक कर रहे हैं उसमें वो 100 करोड़ रुपए का है, और ये 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपए होकर वापस आ जाए। मतलब जी ये क्रिएशन जो होता है, तख्लीक़ात जो होती हैं, जी हाँ जी हाँ। रचनात्मक जो काम है, वो जो मैं जानता था वो मुझसे नहीं करवाते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि मैं वो करूं जो उनके काम का हो। तो मैं कहीं बहुत सी जगह उनके साथ समझौते भी हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मैं यहाँ पर एक राइटर की हैसियत से नहीं हूँ, बल्कि कुछ और करवाया जा रहा है मुझसे। जो काम मुझे याद है शायद वो काम नहीं करवाया जा रहा है। और फिर आज कुछ दिनों काफ़ी समझौतों के बाद भी मैंने बहुत कम अरसे में मैक्सिमम फिल्में की हैं। जितने कम वक्त में मैंने जितना काम किया है हिंदी सिनेमा के लिए, शायद वो रिकॉर्डेड है कि सारे सारे दिन गिन लिए जाएं कि मैंने कितने दिन गुजारे हैं बम्बई शहर में, तो वो मुश्किल से साल या 1.5 साल के दिन बनते होंगे, 400-500 दिन। और इसमें मैंने कुछ 40 फिल्मों के लिए गीत लिखे, और जी। उसमें मैक्सिमम हिट भी हुए। आज की जी कविता जी। का जो मंच है, क्या आपको लगता है कि वो कपिल शर्मा साहब के स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ भी बढ़ता है? पेशेगत मजबूरियां हैं, स्पॉन्सर्स का दबाव है, धन हासिल करना है, जी 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 प्रदर्शन जी। करना है। मैं नहीं कहता वो गैर जरूरी है, रोजी रोटी बड़ा मसला है, कौन देगा रोजी रोटी, लेकिन फिर भी ये जो टकराव है, ये जी कैसे जी बिल्कुल। कैसे हम इससे बच के निकल जाएं? नहीं, देखिए, एक ज़माना था कि जब मुल्क के जो जीनियस तरीन लोग होते थे जी वो उस मंच पर आते थे, जो हमारी फिल्म वगैरह का, या जो आपने इशारा किया जी कि वहाँ कपिल शर्मा के शो में वगैरह वगैरह, जी जी। ये मैं समझता हूँ कि शायर के लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वो जो आपने इशारा किया कि भाई हमें रोटियों से भी तो रिश्ता कायम रखना है, जी लेकिन उसके लिए और कुछ भी काम किया जा सकता है। लेकिन यही है कि तमाम स्पॉन्सर्स के दबाव, या किसी अपने साथी का दबाव, या कब अपने शहर का दबाव, इस तरीके की उलझनें होती हैं जिसमें जाकर, और मैं जाकर भी कहीं पर भी, जिस अगर आपने जो इशारा, वही है जो मुझे समझ में आ रहा है आपका इशारा, जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ। उसका जवाब यही है कि मैं कहीं भी गया हूँ, छोटी से छोटी बस्ती में भी मैं जाता हूँ, और बड़े से बड़े शहर में भी जाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन में भी मेरे चाहने वाले हैं, और यूएसए के वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में भी मेरे चाहने वाले हैं। तो मुझे मऊनाथ भंजन में क्या किरदार अदा करना है, और वाशिंगटन में क्या किरदार अदा करना है, अलीगढ़ में क्या कहना है, हैदराबाद में क्या कहना है, कलकत्ता में क्या कहना है, ये मुझे मालूम है। तो मैं किसी भी शो में जाकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करता, इसलिए कि मैं वहाँ गया हूँ भी ऐसे शो में कि जहाँ अदबी आदमी की गुंजाइश नहीं होती है। जी वहाँ जाकर भी मैंने अपने आप के मेयार को नीचे नहीं आने दिया, और बल्कि लोगों ने उसे पसंद किया, मेरी बात को, मेरी शिरकत को और मेरी आमद को। तो जी मुझे कोशिश करूँगा, अगर मेरे ऑडियंस, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे सुनने वाले, मुझे पसंद करने वाले अगर अगर ये नापसंदीदगी का इजहार करेंगे, तो मैं आइंदा इस बात का लिहाज भी करूँगा कि मैं ना सिनेमा में जाऊँ, ना किसी स्टेज पर जाऊँ, रियलिटी शो के किसी स्टेज पर जाऊँ। क्या बात है! मतलब मुझे लगता है कि कितनी साफ गोई है, और एक विरोध के साथ एक ईमानदार शख्स, बेहद ईमानदार, और एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो शुक्रिया। दुनिया की दुश्वारियों से और कोई भी गलत चीज़ करने से पहले सहम जाता है। वो मिजाज और वो किरदार भी आपके पास रहा है, और इसीलिए आप डॉक्टर राहत इंदौरी हैं। अ, शुक्रिया। विरोध जो एक आपकी शख्सियत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा। मैं कुछ शेर के साथ इस सवाल की को लेकर आपकी तरफ मैं रुख करूंगा, और फिर जो इस प्रोग्राम को देख जी रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझ आ पाएगी। आइए पहले हम नज़र डालते हैं कुछ ऐसे गज़ल के शेरों पर जिनका मिजाज ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कोई खदबदाता हुआ लावा या कोई ज्वालामुखी फटने जा रहा है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। हाँ। सबसे पहले जो शेर मुझे ध्यान आता है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का, वो ध्यान आता है, आंख में पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है। आंख में पानी रखो, होठ पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो,
जिंदा रखना है तो तरकीब बहुत सारी रखो, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। और ये शेर देखिए कि गजब है साहब, कमाल है ये शेर। कोई क्या, जब आपका और हमारा सफर इस दुनिया से खत्म होता है तो क्या कोई ये अंदाजे बयां लेके रूबरू हो सकता है? ये 2 गज जमी मेरी मिल्कियत तो है, ये 2 गज जमी मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। कमाल है साहब, कमाल है। और सभी का खून शामिल है यहाँ शुक्रिया की अरशद भाई। मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये डायलॉग, ये जी शब्द, जी। ये शायरी ऐसा लगता है कि दिल में जाती है। सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। कमाल है डॉक्टर राहत इंदौरी, कमाल है। क्या पढ़ता चला शुक्रिया जाऊं, आपका। गुनता चला जाऊं, बुनता चला जाऊं। ये विरोध आपके किरदार में रहा। आप हालांकि कभी अपनी दुश्वारियों पे, मुश्किलात पर, मुश्किलों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस विरोध ने क्या कभी आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को मुश्किलों में डाला? और चाहे मसला रोजी रोटी का रहा हो या और किसी किस्म की चीज, लोगों ने समझाया कभी कि क्यों इतने तीखे और तेजाबी शेर अपनी कलम से उगलते हो डॉक्टर राहत इंदौरी? थोड़े अपनी रोजी रोटी, अपने मसलों पर भी फोकस रहो जी। बेअदबी अगर हो तो माफी चाहूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में ये मौका मुझे मिला है कि अगर मुझे मेरे ऑडियंस, मेरे सुनने वाले, मुझे मोहब्बत करने वाले आपके चैनल के ज़रिए मेरी बात को सुन रहे हों तो वो उस बात को सेकंड भी करेंगे, उसकी तायद भी जी करेंगे जी कि हर शख्स के अंदर एक शख्स और होता है जो इकरार का आदमी नहीं होता है बल्कि इनकार का आदमी होता है। जी उजाले का ही नहीं बल्कि तिरंगी का भी साथी होता है। जी लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि जो जुर्रत कर सकें, जो हौसला कर सकें इनकार का। जी मैंने हौसला किया है या नहीं किया है ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये फैसला तो मेरे सुनने वाले, मेरे पढ़ने वाले करेंगे। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि सिर्फ रोशनी की तरफ तवज्जो ना देकर, रोशनी के पीछे अगर कोई तिरंगी ऐसा ही इसी साजिश रच रही है कि वो आगे बढ़कर उस रोशनी को भी ख़त्म करने वाली है जिस रोशनी पर आज फ़ख्र कर रहे हैं, आप गुरूर कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं दबे लफ्ज़ों में सही या दबे लफ्ज़ों में ना सही तो खुलकर अपनी बात कह दूं, चाहे उसकी मुझे सज़ा कुछ भी मिले। जी इसका मैंने कभी भी परवाह नहीं की। सरकारें मुझसे कभी भी खुश नहीं हुई, कभी भी मुझे सरकारी कोई पदम, अवार्ड्स वगैरह ना मैंने लेने की कोशिश की जी और ना उन्होंने देने की कोशिश की। इसलिए कि जो मुझे मेरे शहर ने कल रात को नवाजा है, मैं समझता हूँ कि 70 बरस की हुकूमतें कितनी बार भी आईं और कितनी बार भी चली गईं, वो सब मिलकर भी अगर मुझे ये एजाज़ देना चाहती तो शायद वो नामुकम्मल होता। एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी ये भी होता है कि मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और लोग समझ कुछ और जाते हैं। आपने जो मेरे 4 जी शेर सुनाए जी उसमें उसमें एक शेर एक शेर ये भी सुनाया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, जी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी थोड़ी है। है जी। इसके साथ ज्यादती शेर के साथ ये हो गई कि लोगों ने इसे मुसलमान का शेर समझ बिल्कुल लिया। जी ये ना जी मुसलमान का शेर है जी ना हिंदू का शेर है, जी यह हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो जिसने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, जी चाहे वो जी हिंदू हो, जी चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी मजहब या किसी भी धर्म का हो। अगर वो अपनी जान अपनी वतन के लिए दे सकता है तो ये मुल्क उसकी मिल्कियत है, उसका उसकी इमलाक है। ये मैं चीख दूं या कोई और चीख दे कि ये मेरा मुल्क है, यहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो गलती पर है और उसे जल्दी से राह रास्त पर, सच्ची राह पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल आपने एकदम बजा फरमाया। और मैं सोचता हूं कि ये तो इस मुल्क के जाति नस्ल में उलझने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये इस मुल्क के 135 करोड़ जी हिंदुस्तानियों की खुददारी का शेर है जो उनके माथे पर लिखा है।
जो उनके दिल पर लिखा है और जो उनके हाथ के साथ जब उठता है तो हुकूमतें हिल जाती हैं। और ये वो शेर है, और ये वो शेर है जो इटर्नल है, जो इस दुनिया की शुरुआत से है और इस दुनिया के अंत होने तक ये शेर मौजूद रहेगा, क्योंकि ये हमारी खुददारी का शेर है, ये हर आवाम की, हर नागरिक की खुददारी का शेर है। कंक्लूड कर रहा हूं, मैं फिर कहूंगा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन इस बातचीत को मैं कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ। आपने बखूबी फरमाया कि इंदौर ने जो अपना, मैं फ़र्ज़ तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फ़र्ज़ नहीं थी, वो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत का रेशा रेशा झलक रहा था अभय प्रशाल स्टेडियम में, जहाँ जितने लोग अंदर 10-12 हज़ार लोग अंदर थे, तो इतने ही लोग बाहर खड़े थे कि अपने मकबूल शायर को देख सकें और उन लोगों को देख सकें जो इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। बंसल न्यूज़ फ़ख्र महसूस कर रहा है कि उस डॉक्टर राहत इंदौरी से बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आज भी 22 साल के हैं, और मुझे लगता है कि जब मैं आपके 75वें जलसे की बात करूंगा, जो पूरा आप जल्दी इंशाल्लाह ईश्वर करे जल्दी आप पूरा करेंगे, तो उस जलसे में भी आप 22 साल के होंगे। आपको एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करते हुए, कोई आपको जो सबसे अजीज दो आपकी गज़ल के कोई मतला या कोई शेर जो आपको पसंद हो, ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आपको। जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। वाह, ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे जी। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे जी। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। वाह, नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये डॉक्टर राहत इंदौरी है, ये लाजवाब बेमिसाल राहत इंदौरी है। आपकी खनक दमक इसी तरह बरकरार रहे। और ए इंदौर, तुझे सलाम है कि तू लता मंगेशकर हमें देता है, तू हमें आज का एक मकबूल एक्ट्रेस सलमान खान भी देता है, और तू हमें विष्णु चिंचालकर भी देता है, तू हमें बाबा डिके भी देता है, और तू हमें न जाने कितने नामचीन में, अगर नाम लेने, विष्णु चिंचालकर साहब का जिक्र मैंने किया, और एक ऐसा शायर हमें दिया है जिसको लेकर कल सब ने अभय प्रशाल में एक स्वर में कहा कि जैसा फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि नस्लें फ़ख्र महसूस करेंगी कि एक अजीमो फ़नकार उन्होंने देखा है, तो कम से कम मेरी नस्ल भी बेहिचक ये कहेगी कि एक अजीमो फ़नकार, अजीम फ़नकार को, जिसका नाम डॉक्टर राहत इंदौरी है। तो इंदौर, तुझे सलाम। अपनी सफाई, अपनी स्वच्छता के साथ डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे मकबूल कोहिनूर हीरों को इसी तरह पेश करता रहे ये शहर, जिसकी फितरत बड़ी ही पवित्र है, पाकीज़गी से भरी है। बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। और मुझे अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।